अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोगों ने बुक 2 आपकी स्टार्ट करनी है। ये आपकी बुक 2 का फ्रंट पेज है। अगर आप लोगों ने बाय कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर नहीं भी आपके पास इसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी चेक कर सकते हैं। ये आपकी बुक का कंटेंट्स पेज है बच्चों। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट 1 में 10 एसेज हैं और पार्ट 2 में 6 एसेज हैं, और जो पार्ट 2 है वो हीरोज़ का सेक्शन है। जैसा कि फ़र्स्ट ईयर में आपकी बुक 3 जो है उसके 2 पार्ट्स थे, प्लेज़ और पोइम्स, और दोनों पार्ट्स में से आपको क्वेश्चंस आते थे। बिल्कुल उसी तरह से आपको इन दोनों पार्ट्स में से अलग अलग क्वेश्चंस आने हैं। दोनों पार्ट्स में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों ने इसके सिनोनिम्स जो हैं दोनों पार्ट्स के वो भी याद करने होंगे। सेकेंड ईयर में आपको लेसन्स की ट्रांसलेशन नहीं आती है, उर्दू में इसको ट्रांसलेट नहीं करना होता, तो आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स जो है वो याद करने हैं। तो अब हम फर्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लेसन है आपका द डाइंग सन। ये बेटे साइंटिफिक ऐसे है, और इसके अंदर हमें यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई, हमारा सोलर सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ, उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स इसके अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। इसमें बच्चे 3 किस्म की हेवनली बॉडीज़ जो है मेंशन की गई हैं। सबसे पहले स्टार्स हैं, दूसरे नंबर पे प्लैनेट्स हैं, और तीसरे नंबर पे सैटेलाइट्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी हेवनली बॉडीज़ हैं जो अपनी हीट और लाइट खुद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से हरारत और गर्मी जो है वो निकलती है स्टार्स के अंदर से। दूसरे नंबर पे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स ऐसी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो स्टार्स के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, लेकिन वो अपनी हीट और लाइट जनरेट नहीं कर सकती, बल्कि वो स्टार्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं हीट और लाइट के लिए। जैसा कि हमारी अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, ये अपनी हीट और लाइट जनरेट नहीं करती, बल्कि सारी की सारी हीट और लाइट जो भी रेडिएशन है वो इसके ऊपर सन से आती है। सन जो कि एक स्टार है, वो अपने सराउंडिंग्स में हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सन जो है वो एक स्टार है, अर्थ उसका प्लैनेट है, और अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट्स हैं, यानी टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे सैटेलाइट्स की बारी आती है। सैटेलाइट ऐसी हेवनली बॉडीज़ हैं जो स्टार्स की बजाय प्लैनेट्स के गिर्द मूव करती हैं। जैसे हमारा मून है, अर्थ का मून है, वो अर्थ जो कि ख़ुद एक प्लैनेट है उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। तो इस तरह की जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनको नेचुरल सैटेलाइट्स या फिर मून कहा जाता है। जी बच्चों, आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक कैसे है, और उसके अंदर हमारी अर्थ और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने, उसके बारे में एक थेरी सर जेम्स जीन्स जो कि राइटर हैं उन्होंने बयान की है। इसके अंदर सबसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने सिंपली हमें स्टार्स के बारे में बताया है। स्टार्स के साइज़ के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टार्स जो हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत इमेंस होते हैं, और अर्थ से बहुत बड़े होते हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमें बताया गया है समथिंग अबाउट द नंबर ऑफ़ द स्टार्स। नंबर ऑफ़ द स्टार्स का मतलब कि यूनिवर्स के अंदर कितने स्टार्स मौजूद हैं, कितने सितारे हैं। तो हमें बताया गया है कि काउंटलेस स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स खुद बहुत ही वसी है, बहुत वास्ट है, और उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार से इतना ज़्यादा फासले पर होता है कि कभी भी वो एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं। लेकिन फिर एक और थेरी जो सोलर सिस्टम की थेरी है कि कैसे ये क्रिएट हुआ, उसमें ये कहा गया है कि सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये आप थर्ड पैराग्राफ में देख सकते हैं कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो ये जो रेयर इवेंट है, रेयर इवेंट कौन सा, एक स्टार के दूसरे स्टार के करीब आने वाला। तो सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो ये रेयर इवेंट टुक प्लेस, यानी कि ये हुआ, और एक स्टार जो है जो यूनिवर्स में गर्दिश कर रहा था वो हमारे सन के करीब आ गया। अब जब ये स्टार हमारे सन के पास आया तो सन की सरफेस के ऊपर कुछ टाइड्स जो है क्रिएट होना शुरू हो गई, एक लहर बन गई।
जैसे जैसे ये स्टार करीब आता गया वैसे वैसे ये टाइड भी बड़ी होती चली गई और यहाँ तक कि बहुत जब पास आ गया तो एक बहुत ही बड़ा माउंटेन सा बन गया इस टाइडल वेव का। और उसके बाद जाहिर है कि स्टार पास आया था, उसने वापस भी जाना था। वो अपने ऑर्बिट पे जब वापस जाने लगा तो ये टाइडल वेव जो है उसकी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी कशिश शकल की वजह से सन की सरफेस से अलग हो गई, शैटर हो गई और उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो खला में बिखर गए और उन्होंने सन के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। अब ये जो सन के पीसेस हैं इन्हीं को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, तो ये 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स किसी वक्त में सूरज का ही हिस्सा थे जो सूरज के सरफेस से अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्स में सूरज के गिर्द जो है वो मूव करना शुरू कर दिया और इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना। ठीक है बच्चों, फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में यही हमें बताया गया है कि किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारी अर्थ किस तरह से क्रिएट हुई। फोर्थ जो आपका है पैराग्राफ, उससे एक नया सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे क्रिएट हुई। ठीक है, जिस वक्त अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स सन की सरफेस से अलग हुए तो वो बहुत ज़्यादा हॉट थे, बहुत गर्म थे, उनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे होना शुरू हो गए क्योंकि सन से अलग हो गए थे और अब वो अपनी हीट जनरेट नहीं कर रहे थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने लगे। यहाँ तक कि इनमें से एक यानी कि अर्थ जो है वो इतनी ठंडी हो गई, उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, तो वहाँ पर लाइफ वजूद में आई। अब साइंटिस्ट ये बताने से कासिर हैं कि किस तरह से और क्यों लाइफ जो है वजूद में आई, लेकिन सर जेम्स जीन्स का कहना है कि जिस वक्त लाइफ स्टार्ट हुई है तो ये एक बहुत ही सिंपल से सेल की सूरत में स्टार्ट हुई थी। एक यूनिसेलुलर बीइंग था जो कि सिर्फ उसमें इतनी क्वालिटी थी लाइफ की कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता था मरने से पहले, यानी कि अपने जैसा एक और सेल क्रिएट कर सकता था। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइफ का सर्कल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया और आखिरकार इंसान की सूरत हमारे सामने आई जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ लाइफ है। उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, बॉडी के अलावा मेंटल एबिलिटीज़ मौजूद हैं, सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है, एस्थेटिक सेंस मौजूद है, यानी कि खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा उनके जो नोबलेस्ट डिज़ायर्स हैं उनके रिलीजन की सूरत में उनके पास मौजूद हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि हम सर्टनली तो नहीं बता सकते कि लाइफ हमारी कैसे स्टार्ट हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया है कि शायद इसी तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई होगी। और जब हम गौर करते हैं अपनी इर्द गिर्द के यूनिवर्स पर तो हमें डर लगता है, हम फियर फील करते हैं, फ्राइटनिंग इसको हम कंसिडर करते हैं। क्यों फ्राइटनिंग कंसिडर करते हैं? क्योंकि डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर। जैसे आपको पहले बताया कि यूनिवर्स बहुत ही वास्ट है, अगर आप एक सितारे को भी ले लें तो वो इतना बड़ा होता है आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक ऐसी यूनिवर्स जिसके अंदर थाउजेंड्स बल्कि मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, और फिर ये कि वो एक दूसरे से इतने दूर हैं कि एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, तो फिर आपको फियर फील होता है कि इतने ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेचेस डिस्टेंसेस हैं। और उसके बाद टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारी समझ से बाहर है कि कितना, कब ये यूनिवर्स बनी होगी, हमारी अर्थ कब बनी होगी। ह्यूमन रेस तो बहुत ही बाद में, ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो बहुत ही छोटी चीज़ है, इससे पहले कई थाउजेंड बल्कि मिलियन ईयर्स से ये यूनिवर्स बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल इसके जो सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि लाइफ की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है यूनिवर्स के अंदर। कॉमन क्यों नहीं है? आपको पहले बताया गया कि स्टार्स तो बहुत ज़्यादा हॉट हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सूटेबल नहीं है। अगर कोई लाइफ वहाँ पे आने की कोशिश करेगी वो टोटली बर्न अप हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, और जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर स्टार्स नहीं मौजूद, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो -484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट वहाँ पर टेम्परेचर है। तो ऐसे टेम्परेचर में भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो लाइफ को क्या चाहिए? उसको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। ऐसा सूटेबल टेम्परेचर
स्टार्स से कुछ दूरी पर मौजूद होता है, जैसा कि हमारी अर्थ बिल्कुल सूटेबल डिस्टेंस पर मौजूद है सन के, और ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ऐसी जो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं वो यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम है, और इसलिए यूनिवर्स के अंदर लाइफ का अभी तक हमें कोई वजूद नहीं मिला है। सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हमें लाइफ नज़र आती है।